हेलो एवरीवन। आपने और हमने उर्दू के एक बड़े नगमा निगार की एक फेमस लाइन सुनी है। जब वो गालिब के बारे में बात करते हैं तो उनके घर का जब डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि बल्ली मारा की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां। और या फिर हाल फिलहाल में आपने और हमने गाना भी सुना होगा जिसमें कहा गया है कि दो नैनों के पेचीदा से गलियारे। पहला जो लाइन था जो गालिब के लिए कही गई थी उस पे हक गुलजार का है, और दूसरी जो लाइन है उस पे हक अमिताभ भट्टाचार्य का है। मगर मैं ये स्टेटमेंट पलट के अगर कहूं तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विल बी कि दोनों लाइंस पे हक बहुत फेमस क्रिटिक, पोएट, प्लेराइट जिनका नाम है टी.एस. एलियट, उनका है। वो क्यों है? उन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम 1915 में लिखी जिसे कहा गया द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। और उस पोएम में वो कहते हैं स्ट्रीट्स फॉलोज लाइक ए टीडियस आर्ग्यूमेंट, गलियां पेचीदा दलीलों की सी गलियां। इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है जो गुलजार ने और अमिताभ भट्टाचार्य ने टी.एस. एलियट से लिया है। वही टी.एस. एलियट जो आज से लगभग 80-100 साल पहले ओरिएंट की तरफ देखते हैं, एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ देखते हैं सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि उनके वक्त इंग्लैंड में या यूरोप में पूरा सब कुछ वर्ल्ड वॉर और बाकी सब चीजों की वजह से तहस नहस हो चुका था। और उन्हीं टी.एस. एलियट को बॉलीवुड या फिर दूसरे जो नगमा निगार हैं या दूसरे जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो आज याद करते हैं और अपनी कविताओं में ढूंढते हैं। आज उन्हीं टी.एस. एलियट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो एक वक्त टोटली शटर्ड या टोटली डिस्ट्रक्ट हो चुका था, उसकी पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम उनका एक ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के ऊपर बात करेंगे, और बात करने का मकसद साफ है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि टी.एस. एलियट को किस तरह से अपन पढ़ सकते हैं क्लास में। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अपन हर क्लास में किया करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अपन इस क्लास को डिवाइड करके पढ़ेंगे और हर एक चीज में ढूंढेंगे कि टी.एस. एलियट क्या वजह रही उनके इन व्यूज को शेप करने में, उस एज का, उस समाज का, वहां की पॉलिटिक्स का, वहां की सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले हम टी.एस. एलियट जिस एज में लिख रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म। पहले हम मॉडर्निज्म के बारे में समझेंगे, मॉडर्न एज के बारे में समझेंगे। उसके बाद टी.एस. एलियट का जो बायोग्राफिकल स्केच है उसे देखेंगे, उनकी जिंदगी के साथ क्या था, उन्होंने ऐसा क्या खास लिखा, उस पे भी बात करेंगे। और फिर उसी बायोग्राफी में कहीं ना कहीं, उसी समाज से कहीं ना कहीं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये उनका जो आइडिया है, इस ऐसे के अंदर उन्होंने क्या बात करने की कोशिश करी और वो उस समाज से कैसे इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में देखते नजर आएंगे। तो अपन क्लास को एक एक करके अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा, शुरुआत टी.एस. एलियट कौन सी एज में थे, कौन से वक्त में लिख रहे थे, उस वक्त को नापते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि जवाब अपने ऐसे का इनमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिखेगा अपन को। इन चीजों को देखने का एक कारण ये भी है, सब चीजों को, जैसे मैंने कहा कि जब मैं कोई चीज या हम आपस में पढ़ें तो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि दो तरफा पढ़ाई हो, आप भी उस चीज को बेहतर समझ पाएं और मैं भी उस चीज से कहीं ना कहीं मुझे भी लगे कि कोई कायदे का काम हुआ। सबसे पहली बात, मॉडर्निज्म या मॉडर्न। तो जब अपन ये समझते हैं कि मॉडर्न है क्या, किसी को भी ये कहा जाता है कि वो इंसान मॉडर्न है, तो मॉडर्न के मायने क्या हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड मॉडर्न, या ये पूरा डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या है मॉडर्निज्म। तो मॉडर्न या मॉडर्निज्म से सीधा सा जो जवाब निकलता है वो ये है कि जो कुछ पुराना है उसमें जब कोई क्राइसिस नजर आए, जो कुछ पुराना है
पुराना जब प्रतीत होता है तो अब इंसान नए की तरफ बढ़ता है। तो जो भी कुछ नया है वो मॉडर्न है। कुछ भी पुराने से हट के इतर आए, नया है वो मॉडर्न है। ये सीधा सा एक जवाब। अब समस्या ये आती है कि लिटरेचर में मॉडर्न आने का, मॉडर्निज्म आने की वजह क्या रही। अब पुराना है यूं ही पुराना नहीं बनता, पुराने के साथ कुछ डाउट, कुछ क्राइसिस पैदा होते हैं, वो क्राइसिस हमें नए की तरफ लेके जाते हैं। ये भाषा में, लिटरेचर में, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, एथिक्स में, हर जगह यही देखने की चीज मिलती है, चाहे कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब अपन बात करते हैं मॉडर्निज्म के वक्त ऐसे कौन कौन से डाउट पैदा हुए थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से अपन मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन चीजों पे अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मॉडर्निज्म से पहले जो एज अपन को देखने को मिल रही है उसे अपन जानते हैं विक्टोरियन एज के नाम से। विक्टोरियन एज। अब विक्टोरियन एज कब से कब टाइम पीरियड था? 1837 से लेके 1901। ये टाइम पीरियड क्वीन विक्टोरिया का जब तक शासन प्रशासन चल रहा था तब तक विक्टोरियन एज। 1837 में वो क्वीन बनती हैं और 1901 में उनकी डेथ के वक्त ये विक्टोरियन एज को खत्म माना जाता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। लिटरेचर 19-20 बातें करती है। लिटरेचर ये कहती है कि ये फिक्स नहीं है चीज कि जब कोई पैदा हुआ, कोई रानी या कोई राजा, उसके नाम पे आपने लिटरेचर का नाम, किसी पीरियड का नाम दे दिया। मगर इससे इतर ऐसे भी देखा जा सकता है, जब कोई मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आ रहा है, वो 10 साल 20 साल पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। वो मॉडर्निज्म के अपन जब इस वाली चीज पे बात करेंगे, उसके एज टाइम पीरियड पे, तब अपन को ये चीज देखने को मिलेगी आगे क्लास में। तो इस विक्टोरियन एज में कुछ एक डाउट्स पैदा हो गए थे। वो डाउट क्या थे? मैंने कहा पुराना खत्म तब होगा जब कुछ डाउट या क्राइसिस दिखे अपन को, और वक्त के साथ डाउट क्राइसिस आ भी जाते हैं। तो इस विक्टोरियन में क्या आपको डाउट और क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, एक बार इन पे अपन बात कर लेते हैं। देखिए, पहली ही चीज, इसी विक्टोरियन पीरियड में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सन नजर आते हैं जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। विक्टोरियन एज के अंदर खास बात क्या थी? ये एज इंपीरियलिज्म के लिए जानी जाती थी। इंपीरियलिज्म के लिए जानी जा रही। इसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। मगर जब लोगों के पास पैसा आता है, स्टेबिलिटी आती है, वो कल्चर पे, एथिक्स पे, इन पे भी बात करना की कोशिश करते हैं। ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें हैं, तो कल्चरली कहीं ना कहीं कुछ एक ईवल्स भी उस समाज में शामिल होना शुरू होते हैं। तो कुछ ईवल्स भी आ गए थे। पैसा आया तो साइंस, तर्क भी इंसान का बढ़ा, तो उस साइंस बढ़ी तो धर्म का जो एस्पेक्ट था, रिलीजन था, उसे भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो उसी तरीके से उस विक्टोरियन समाज में डार्विन नाम से एक इंसान हुए, चार्ल्स डार्विन, एक साइंटिस्ट, जिन्होंने एक वर्क लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में पब्लिश हो रहा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या था? डार्विन बात करते हैं कि इंसान है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम जो इंसान हैं वो कैसे आगे बढ़े हैं, हम छोटी छोटी नेचुरल जो प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़े हैं, और जो इस सिलेक्शन में फेल हुआ वो तो बाहर निकल गया इस जर्नी में, और जो पास हुआ वो आगे बढ़ गया। उसे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। उसमें भगवान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो इस चीज से डट के ये बात कह रहे हैं। तो अब सोच के देखिएगा, ये चीजें हो तुम विक्टोरियन समाज में रही हैं, डार्विन भी विक्टोरियन समाज में, क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम पे क्वीन। मगर यहां देखने वाली बात है, ये चीजें हमें नए की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। अब नया क्यों? जो मॉडर्निज्म, एकदम हाई मॉडर्निज्म पढ़ेंगे तब अपन को ये बात और समझ में आएगी। तो ये चीजें अपन को नए की तरफ लेके जा रही हैं। डार्विन आए, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में बुक पब्लिश करी। रिलीजन को एक धक्का लगता है, एक बड़ा सेटबैक था रिलीजन के लिए। 1870s में इंग्लैंड में एजुकेशन एक्ट पास होता है। वहां 3 से लेके 13 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन आता है कि सबको
3 से 13 साल के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ाया ही पढ़ाया जाना है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें दाखिला लेना है। और इनको 3 से 13 साल के बच्चों की वो प्राइमरी जो एजुकेशन है, अपने यहां भी जो कंसेप्ट चलता है वो वैसा 1870 के आसपास इंग्लैंड में देखने को मिल रहा। इसी वक्त में पॉपुलेशन का शिफ्ट भी हो रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन है वो आपकी अर्बन एरिया में सेटल हो रही, क्योंकि विक्टोरियन समाज में पैसा था, उद्योग धंधे थे, साइंस था, तो लोग फैक्ट्रीज में इनमें काम करना शुरू कर चुके थे। अब देखिए ये इवेंट अपन को क्या बताते जा रहे हैं। डार्विन धर्म के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 70 का एजुकेशन एक्ट था, यानी कि लोग धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनमें तर्क आ रहा है। पॉपुलेशन शिफ्ट, गांव से शहर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। डेकेडेंट मूवमेंट 1890 के आसपास, 1890 से 1900 का जो दशक पूरा माना जाता है, वहां लिटरेचर के आसपास से देखें तो कुछ एक राइटर जैसे ऑस्कर वाइल्ड हैं, फ्रांस की तरफ से देखें चार्ल्स बॉद्रिले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंसान की जो बिल्कुल डार्क और एक तरह से इनह्यूमन कंडीशन है उस पे बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शहरों में इंसान शिफ्ट हुआ है, धर्म कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, कल्चर से दूर हट चुका है, तो समाज में जितने भी बुराइयां और इविल नेचर है उसको कहीं ना कहीं डेकेडेंट का मतलब है निचले स्तर की चीज, तो लिटरेचर में भी ऐसे निचले स्तर की चीजों की बात हो रही है। तो अब आप सोच सकते हैं एक विक्टोरियन समाज जो स्टेबल था, जिसमें मतलब पैसा भी आ रहा है, जिसमें धर्म भी था, वो अब डिलेमा में है। वो अब क्या है, जिसे विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। वो ना धर्म का है ना साइंस का है, वो ना फैमिली का है ना फैक्ट्री का, वो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं बीच में। तो उसी फंसे हुए की वजह से आदमी नए सिरे की तरफ बढ़ता है, मगर ये नया आने से पहले उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या होगी? उसे लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, वो वर्ल्ड वॉर का सामना करेगा, वो पूरे डिस्ट्रक्शन का सामना करेगा, वो मौत देखेगा। तो इन्हीं चीजों पे कहीं ना कहीं मॉडर्न की तरफ बढ़ा जाए। एक है अपने पास बोअर वॉर्स, लगभग 1899 के आसपास, 1899 के आसपास ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, वो पीक पे था, और उसका डिक्लाइन भी अपन को उसी वक्त देखने को मिल रहा है। जब वो पीक पे था तो हो क्या रहा था, वो लोगों को ये बता रहे थे कि साहब हमारा काम ये है कि कैसे भी करके जो स्लेव हैं, जो एफ्रो अमेरिकन हैं, इन सबको इनलाइटन करना, जो ओरिएंट है उसको इनलाइटन करना कहीं ना कहीं। मगर ये जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी ये रिवोल्ट करती, अफ्रीकन कॉलोनीज हैं ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ रिवोल्ट करती हैं। रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है, तो इंपीरियलिज्म को धक्का लगता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और ब्रिटिश जो एम्पायर है उसकी पोल लोगों के सामने आती है कि ये इनलाइटन नहीं कर रहे हैं, ये दे आर प्लंडरिंग, दे आर लूटिंग द पीपल, वो लोगों को लूट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब वो लूट रहे हैं तो एक तरह से जो फेथ था ब्रिटिश एम्पायर में वो खत्म हो चुका है। ब्रिटिश एम्पायर का कोई फेथ नहीं है। फेथ नहीं है, जब समाज में आपके पास फेथ नहीं है, आपका कल्चर भी नहीं बचेगा, आपकी लैंग्वेज भी नहीं बचेगी। लैंग्वेज नहीं बचेगा तो क्या, इंसान की अहमियत भी खत्म होती जाएगी, और जो भी पुराना है वो टूटेगा, नए की तरफ बढ़ेगा। तो इस ऐसे माहौल में ही अपन एलियट को ढूंढेंगे, आगे अपन को इसका जवाब मिलेगा। तो ये कंडीशन हो तो सब विक्टोरियन पीरियड में रही है, मगर ये मॉडर्निज्म को कहीं ना कहीं शेप दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये डाउट पैदा कर रही हैं, शंका पैदा कर रही हैं, ये फेथ को शटर कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पीरियड में अपन को एक दो चीजें और दिख रही हैं। वो क्या है? हमें सिगमंड फ्रॉयड नाम से एक थिंकर, स्कॉलर, एक साइकोलॉजिस्ट दिख रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं। जब ये सब घट रहा था समाज में, 70% पॉपुलेशन शहरों में है, फैक्ट्रीज में काम कर रही है, पैसा आ रहा है, तो समस्या क्या होगी? दिमागी फितूर बढ़ेंगे। जब दिमागी फितूर बढ़ेंगे तो फ्रॉइड जैसे इंसान, साइकोलॉजिस्ट पैदा होंगे। और एक बात और है, 1870 के अंदर एजुकेशन एक्ट जो आया था
उसने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। तो ये फ्रॉइड और ये सब लोग क्या है, एक तरह से उस मास को अपील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो पढ़ी लिखी मास है, और उसको क्या अपील कर रहे हैं, ये ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इनका फेमस वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस दिमाग, चेतन और अचेतन दिमाग, दो तरीके से अपन अपने सोच को समझ सकते हैं। और ये जो भी हिस्टीरिया, जो भी समस्याओं से लोग परेशान थे, जो भी मनोवैज्ञानिक चीजों से लोगों को सफर कर रहे थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हेनरी बर्गसन नाम से एक इंसान थे जिन्होंने दूरी नाम का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि व्यक्ति का खुद का अपना टाइम होता है, क्लॉक टाइम कुछ नहीं होता। अब देखिए, पुराना टाइम क्लॉक टाइम मानते थे, अब ऐसे स्कॉलर थिंकर आ रहे हैं जो खुद का टाइम, अपना टाइम, इंसान का खुद का टाइम, उसकी सोच का टाइम, इस पे बात कर रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड, पुरानी चीज क्या थी? कॉन्शियस, सिर्फ चेतना नाम की चीज थी। अचेतन अर्धचेतन नाम का कोई मामला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिमाग के अंदर कहीं तहों में कोई फंसी हुई चीज है उसको भी निखारा जाए। इस बात पे भी कभी कोई चर्चा नहीं थी। अब लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज बदल रहा था, लोग बाहर आ रहे हैं, उनको एक्सपोजर है, पैसा है उनके पास, पैसा है तो और दिमागी फितूर भी है, तो उन्हीं से डील कर रहे हैं। हम और आप ये भी पढ़ते हैं कि मॉडर्न एज में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। नॉवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के ऊपर लिखी जा रही है, जो इंसान के दिमाग में एक वक्त में बहुत सारे थॉट, विचार का जो गुबार आ रहा है, द फ्लो ऑफ आवर थॉट है, उसे जब वो लिख के लोगों को बता रहा है एक साथ, तो उसमें कोई टाइम का आता पता नहीं रहता। सोच के देखिए, एक इंसान मान लीजिए थोड़ा कहें कि मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर ये कहें कि कोई इंसान सोसाइटी का जो ढर्रा है उससे अलग सोच रहा है, तो जब वो अलग सोच रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट हैं, वो कभी पास्ट की सोचेगा, कभी प्रेजेंट की, कभी फ्यूचर की। तो राइटर लिखना भी इसी हिसाब से शुरू कर रहे थे। और हेनरी बर्गसन का दूरी का कॉन्सेप्ट था, टाइम का, कि टाइम इंसान का खुद का होता है, ये इसी वजह से उस वक्त आ रहा है क्योंकि लोगों की जो मनोवैज्ञानिक जो बेस था, साइकोलॉजिस्ट थे, वो इसी तरह से बात कर रहे थे कि क्लॉक टाइम तो पुराना हो चुका, लोग के दिमाग इतने पजल्ड हैं, वो वक्त हर वक्त पता नहीं क्या क्या अलग अलग सोच रहे हैं, तो पुराना पड़ती जा रही हैं सब चीजें, नए चीजें आ रही हैं, स्कॉलर कुछ नया बताते जा रहे हैं। जेम्स फ्रेजर नाम से एक और इंपॉर्टेंट इंसान रहे जिन्होंने एक वर्क लिखा, गोल्डन बो। गोल्डन बो में जेम्स फ्रेजर क्या बताते हैं कि कैसे हमें हमारी जो मिथ हैं उन्हें मान लो धर्म के हिसाब से जोड़ा गया है, मगर वो सोसाइटी के हिसाब से कैसे, समाज मिथ है वो लोगों को कैसे जोड़ती है, उस पे बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अपन धर्म से हर एक चीज को ना देख के ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे गांव में बरगद का पेड़ है, अब बरगद के पेड़ को काटना मना है क्योंकि उसे रिलीजन से जोड़ा गया है। किस वजह से? कि बरगद का पेड़ में गॉड या गॉडेसेस हैं, उनकी जगह है, वो रहा करते हैं, तो इसे ये एक पवित्र है, सेक्रेड चीज है, इसे काटना मना है। मगर फ्रेजर के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेजर ये मान रहे हैं कि इस चीज ने, चाहे इसमें धर्म का एस्पेक्ट जोड़ दिया, रिलीजन का एस्पेक्ट जोड़ दिया आपने, मगर ये मेन चीज क्या है, लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, एनवायरनमेंट के प्रति सजग है ताकि पेड़ ना काटे जाएं। ये एक कंसेप्ट, इस तरह से इन्होंने मिथ को एनालाइज किया। तो जो पुराने धर्रे थे उनको सब टूटते के टूटते जा रहे हैं। तो हल्के धीरे 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 ये चीजें बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते एक झटका, एक बूम आता है अचानक से इन्हीं चीजों से, उसी पजल्ड, उसी पैसे वाली सोसाइटी का जो सब कुछ खत्म करने पे तुली हुई थी, वो लास्ट में एक वर्ल्ड वॉर को जन्म देती है, जो 1914 से लेके 18 के बीच आपको देखने को मिलता है। अब ये कैसा समाज है? धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा था और एकदम अचानक से एक झटका लगता है, सब कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पे है, और ये वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहा है। अब इस समाज में लोग कैसे होंगे? इस समाज में लोग होंगे टीएस एलियट जैसे पढ़े लिखे, जो कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे सिविलाइजेशन को वापस पहुंचाया जाए, वापस एक शेप दी जाए। लोग सफर कर रहे हैं, उन्हें निकाला जाए उससे। तो निकालने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कभी तो इंडियन सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं, संस्कृत और जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कभी
मिडिल ईस्ट की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कभी फ्रांस की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग जगह से चीजें उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे देश मेरी दुनिया को वापस उसी शेप में ला सकूं। और इसीलिए ये कविता है, वो मानते हैं कि वो शेप में, लिटरेचर, कविता इंसान को एक तरीके में लाने का वापस काम कर सकती है। तो इसीलिए उस पोइट्री को, उस लिटरेचर को कैसा होना चाहिए, अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के में इस सब बातों का जिक्र कर रहे हैं। तो एक मॉडर्निज्म क्यों आ रहा है, इसके ऊपर अपन ने बात करी। अब मॉडर्निज्म है क्या, उसके क्या क्या फेजेस हैं, उस पे देख लेते हैं, फिर टीएस एलियट पे बात करते हैं। यहां तक मेरा मानना है कि चीजें क्लियर हैं। अपन ने बात करी, एक विक्टोरियन समाज था, हमने ये देखा कि विक्टोरियन समाज था और विक्टोरियन समाज के अंदर कुछ डाउट पैदा हुए तो नई चीज है उससे अपन पुरानी चीज है उससे अपन नए की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो इस पे चर्चा करी अपन ने। अब अपन जो मॉडर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब आगे इसमें अपन जो मॉडर्न है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर, उसमें फेथ वो फेल हो गया है। जहां जहां स्लेवरी थी वहां लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, वो फेल हुआ, फेथ फेल हुई एम्पायर में विश्वास खत्म हुआ तो वेस्टर्न कल्चर है वो खत्म होना शुरू हुआ। वेस्टर्न कल्चर खत्म होना शुरू हुआ, लैंग्वेज खत्म होना शुरू हुई, वहां से मॉडर्निज्म सब नया आ रहा है और उस नए को भी बेहतर बनाने की कोशिश राइटर कर रहे हैं। तो अपन अब आगे देखते हैं। अब अपन मॉडर्निज्म बात करते हैं, इस मॉडर्निज्म पे, इस मूवमेंट पे पूरा बात कर रहे हैं। इसको अलग अलग फेज में बांटा गया है। इज्म है, जैसे अपन कोई भी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तब ये बात करते आए हैं कि ये इज्म है, ये एक डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स क्या है? एक वाद, एक विचार, एक संवाद है। और मॉडर्न है यानी कुछ नया है, वो मॉडर्न है। अब इस नया पुराना के खेल में क्या क्या बहसें हुई हैं, क्या कारण रहे हैं, यही पूरा मॉडर्निज्म है। इसी में टीएस एलियट है। अब मॉडर्निज्म को दो टाइम पीरियड देखे जाते हैं। वैसे इसे 1901 से 1945 तक डायरेक्टली ऐसे माना जाता है। ये जब भी अपन किसी भी एज की, किसी भी पीरियड का एक फिक्स टाइम पीरियड में डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो उस राजा और रानी के उस वक्त में शासन करने के वक्त तक दिया करते हैं। जैसे क्वीन विक्टोरिया का अपन ने कहा 1837 में वो क्वीन बनती हैं और उसके बाद 1901 तक वो वहां रहती हैं इंग्लैंड में एज ए क्वीन। तो वहां उनके नाम पे अपन ने बताया कि मॉडर्न में ये विक्टोरियन एज यहां से यहां तक थी। मॉडर्न एज का मोटा मोटी टाइम पीरियड 1901 से माना जाता है 1945 तक। ये दो डेट क्या है? विक्टोरियन एज यहां खत्म हो गई थी 1901 में। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की वजह से 1901 में विक्टोरियन खत्म हो गई, तो पुरानी एज खत्म हुई, अब नहीं आएगी। 1945 में यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी लिटरेचर के एस्पेक्ट से या सोसाइटी के एस्पेक्ट से अपन देखें तो मॉडर्न से कुछ नया, मॉडर्न भी ये पुराना पड़ चुका है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक को डील कर पा रहा है। 1945 के बाद कुछ और नया आ रहा है तो उसे पोस्ट मॉडर्न कह दिया गया। अब लिटरेचर के हिसाब से वैसे देखें तो मॉडर्न की शुरुआत, नए की शुरुआत डाउट जहां से पैदा हो रही थी वहीं से ही मान ली जाती है। तो इसको तीन फेज में अपन देखते हैं जहां डाउट सबसे पहले पैदा हुई। पहला फेज 1890 से 1914 के बीच में मॉडर्न का माना जाता है, जिसे अर्ली या प्रोटो मॉडर्न कहा जाता है। यहां डाउट, संशय, शंका पैदा हो चुकी थी। वैसे शंका तो डार्विन ने भी पैदा कर दी थी, मगर एक जम के कोई बड़ी तरतीबी से कोई ऐसे डाउट और बड़ा शंका उस समाज में पैदा हो रही है तो वो 1990 के आसपास से, उस डेकेडेंट मूवमेंट के आसपास से अपन को देखना शुरू हो रहे हैं लिटरेचर के एस्पेक्ट। और ये 1914 तक इसे माना जाता है। यहां एक कहा जाता है कि यहां डाउट की शुरुआत हो चुकी है।
इस एज में अपने पास डेकेडेंस था, ऐसा मूवमेंट जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, डेकेडेंस, जहां क्या हो रहा था, समाज में जो एकदम हाशिए की जो समस्याएं, मतलब हाशिए के जो थॉट प्रोसेस है, जो इवल्स हैं, उनके ऊपर काम हो रहा था। इंसान अपने आप को टोटली डिस्ट्रक्ट कर चुका था, और उस डिस्ट्रक्शन में कैसा लिटरेचर पैदा हो रहा था, उन शंकाओं में कैसा लिटरेचर पैदा हो रहा था, वो डेकेडेंस मूवमेंट था। इसी वक्त साइकोलॉजिकल रियलिज्म अपन को देखने को मिल रहा है। हेनरी जेम्स की राइटिंग्स अपन को देखने को मिल रही हैं। साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या? पहले तो रियलिज्म क्या था? पहले रियलिज्म में माना जा रहा था कि समाज है, उसको यथार्थवाद दिखाना है, उसमें जो घट रहा है वैसा का वैसा दिखा दिया। हेनरी जेम्स कहते हैं अब समाज बदल चुका है, समाज में कॉन्शियस लेवल पे ही नहीं है, हमारी सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी का रियलिज्म भी कुछ है। तो उस पे भी हेनरी जेम्स बात करना शुरू करते हैं। ये अर्ली और प्रोटो मॉडर्न का मामला है। इस वक्त ही अपन को सिंबलिज्म दिख रहा है। सिंबलिज्म भी एक मूवमेंट था। सिंबलिज्म क्या बात करता था? जैसे इसके फेमस सिंबलिस्ट जो हुए हैं वो लोफार्ज हैं, बौद्रिले हैं, फ्रेंच सिंबलिस्ट हैं, वो उन्होंने इस मूवमेंट को बनाया। क्या था इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिंबल पोइट्री में हमेशा रहे, कोई नई बात नहीं, मगर देखिए जब कोई वॉर होता है, जब समाज की फेथ खत्म हो जाती है, तो समाज को उन्हें बताने के लिए नए सिंबल की जरूरत पड़ती है। जैसे हम पहली बार टाइगर को देखते हैं, हम पहली बार लायन को देखते हैं, पहली बार, चाहे टीवी पे या हम आमने सामने देखें, तो हमें उसे बताने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमने ऐसा रियलिटी कभी देखी ही नहीं थी। हम पहली बार किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो हमें बताने में हड़बड़ाहट होती है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी देखी ही नहीं थी। तो जब समाज बदल रहा था तो उसके सिंबल भी बदल रहे थे। इसी हिसाब से सिंबलिज्म नाम से भी एक मूवमेंट आ रहा था। तो ये प्रोटो मॉडर्न फेज है, अर्ली मॉडर्न फेज है, 1890 से 1914 के बीच। इन्हीं सिंबलिज्म को और इन सब चीजों से भी एलियट इंस्पायर होते हैं, उनकी कविताओं में भी बहुत सारे सिंबल्स मिल रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी उस वक्त है, क्योंकि आदमी के अंदर की चेतना, आदमी का साइकोलॉजी पे बात होनी भी अब शुरू हुई है, पहले ऐसी बात नहीं देखने को मिल रही थी। तो इस तरह से यहां ये डाउट वाला फेज है। उस डाउट को काउंटर करने या उस डाउट के ऊपर बात करने के लिए लिटरेचर में कुछ एक विधाएं आई कि उन्हें कैसे अपन बता सकते हैं उन डाउट्स को। उसके अंदर उन डाउट्स के बारे में डेकेडेंट वाले भी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म वाले भी बात कर रहे हैं, सिंबलिस्ट जो हैं वो भी बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से अलग अलग तरीके के अपन को यहां चीजें दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडर्निज्म का फेज है वो है हाई मॉडर्निज्म। हाई मॉडर्निज्म 1914 से 30 तक माना जाता है। 1914 यानी कि वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ वहां से लेके, और 1930 अपन ग्रेट डिप्रेशन के वक्त तक देखते हैं। दोनों ही बहुत बड़े इवेंट थे हिस्ट्री में। ये दोनों इवेंट, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में अपन को मालूम है, वर्ल्ड वॉर हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, सोसाइटी टोटली एक तरह से डिस्टेंगल हो गई थी उस वक्त। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के पास, नेशंस के पास जो इसमें शामिल थे, उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा था कि लोगों के पास वक्त के, 2 वक्त के खाने के लिए भी समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो ऐसे एज के अंदर लिटरेचर, इस समय में लिटरेचर जो लिखा गया उसे हाई मॉडर्न कहा गया। हाई मॉडर्न जो 1914 से 30 तक चला जाता है। इसमें एक चीज और याद ध्यान कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा एलियट से रिलेटेड तो नहीं है मगर इस पूरे सोशल सिनेरियो से रिलेटेड है। वो ये है, इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही हिटलर का राइज होता है। ग्रेट डिप्रेशन जब आता है तो हिटलर जर्मनी में बोलता है कि मैं आपको इससे बाहर निकालूंगा। तो उसकी डिक्टेटरशिप की वजह, उसको एक ऐसा माहौल मिल गया था इस वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो अपन जब पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर से क्या समस्याएं आई, एक वर्ल्ड वॉर होने की वजह से अपन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दिख रहा है। हिटलर और इस तरह के लोग थे जो अपन को दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस समाज में 1914 से 1930 हाई मॉडर्न जिसे कहा गया, उस हाई मॉडर्निज्म में किस तरह की लिटरेचर थी? वहां फ्रेगमेंटेशन थे।
ये भी टीएस एलियट के पास भी ये विधा देखने को मिलेगी। ये अपन ओवरऑल पढ़ रहे हैं बहुत से राइटर के पास किस तरह की अप्रोच है लिखने की। तो यहां फ्रेगमेंटेशन थी, यहां के लिटरेरी सिनेरियो में इस तरह की राइटिंग लिखी जा रही थी। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंट्स यानी कि बहुत सारे हिस्से किसी चीज के। तो एलियट जब वेस्टलैंड लिख रहे हैं तो उनमें उनकी राइटिंग कैसी है, कैसे हिस्से दिख रहे हैं अपन को? कुछ चीजें वो मान लो संस्कृत से उठा रहे हैं, कुछ चीजें वो शेक्सपियर से उठा रहे हैं, कुछ चीजें वो फ्रेंच लिटरेचर से उठा रहे हैं, कुछ चीजें वो दांते को देख रहे हैं, इटालियन कल्चर से देख रहे हैं। तो उन्हें ये इतनी चीजों को आपस में जोड़ के कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने समाज जो खत्म हो चुका है उसको वापस एक ढर्रे पे लाएं। उनके सिविलाइजेशन, उनके कल्चर में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो पास्ट में या प्रेजेंट दूसरी सोसाइटीज में जो पहले कुछ बेहतर हुआ है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी एक बैलेंस, वो भी एक तरतीबी में, वो भी एक कायदे से जिंदगी गुजर बसर कर सके, उन्हें भी कहीं मेंटली पीस मिले, उनका सिविलाइजेशन भी वापस ग्रो करे। तो इसलिए फ्रेगमेंटेड राइटिंग थी, अलग अलग कल्चर से चीजों को उठाया जा रहा है और अपन को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है उस वक्त के लोगों को, ताकि उस कल्चर को वापस बनाया जा सके। मिथ का यूज कर रहे हैं। मिथ, पुराने मिथ बने थे, वो समाज को जोड़ती भी थी, समाज में पुरानी जो शांति और पीस था उसके बारे में बात करती थी। तो एलियट उनका एल्यूजन, उनके रेफरेंसेस भी दे रहे हैं ताकि पास्ट को दिखा के प्रेजेंट को सुधारा जा सके। जैसे वेस्टलैंड इस वक्त है, जेम्स जॉयस का यूलिसिस उस वक्त है। तो इस तरह से बहुत सारे राइटिंग है वो इस हिसाब से लिखी गई, फ्रेगमेंटेड और इस एस्पेक्ट में। ये हाई मॉडर्न पीरियड में इस तरह के काम चल रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ लिख रही हैं, जेकब्स रूम उनका इस वक्त में आ रहा है। तो बहुत सारे राइटर अलग अलग इस टेक्निक, फ्रेगमेंटेशन, मिथ्स, इनका यूज करके लिख रहे हैं। ये हाई मॉडर्निज्म की बात। लेटर मॉडर्निज्म, लेट मॉडर्निज्म यानी कि सबसे बाद का, ये 1900 बाद में 30 से लेके आप 1945 तक अपन को ये लेट मॉडर्निज्म दिखता है। यहां थोड़ा सा जब ठहराव आने की कोशिश करते हैं या ठहराव को ढूंढते, तो एलियट और ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, फेथ, इन सब चीजों की कविताओं में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं धर्म, कल्चर, इनका भी पाठ पढ़ाया जाए। तो इस तरह की कविताएं भी लिख आ रही हैं वहां। जैसे एलियट 4 क्वार्टर्स लिख रहे हैं। इस 4 क्वार्टर की भी आगे अपन जब इनकी कविताओं पे जिक्र करेंगे तब बात करेंगे। तो इस तरह से अपन 3 फेज मॉडर्निज्म के देख रहे हैं, अर्ली या प्रोटो मॉडर्निज्म, हाई मॉडर्निज्म और लेट मॉडर्निज्म। 3 मॉडर्निज्म लिटरेचर के हिसाब से। उससे पहले अपन ये देख चुके हैं, विक्टोरियन समाज में डाउट पैदा हुई, डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है, कुछ एक चीजें डाउट पैदा कर रही हैं, वो मॉडर्न बन रहे हैं, पुराने से नए की तरफ जा रहे हैं। फिर लिटरेचर के हिसाब से अपन ने ये देखने की कोशिश करी कि मॉडर्निज्म क्या था, अर्ली मॉडर्न, लेट मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न, और उसके बाद में अपने पास है हाई मॉडर्न और लेट मॉडर्न। ये मॉडर्निज्म के बारे में खाका था। इसी समाज में एलियट है, इसी समाज को जगाने की कोशिश एलियट कर रहे हैं। उनका ऐसे पढ़ते वक्त भी ये चीज अपन को दिखेगी। अब ये मॉडर्निज्म की बात हुई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीएस एलियट की। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सी सोसाइटी में एलियट थे और वो किस हिसाब से वो समाज है वो उनकी राइटिंग को शेप कर रहा है। अब हम एलियट में देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी एलियट को ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट लिखने की। ट्रेडिशन में क्या था, पीस था, कल्चर था। इंडिविजुअल के पास टैलेंट तो है मगर अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो नया समाज जिसे सुधारना है, बनाना है, उसको ट्रेडिशन भी रखनी होगी, टैलेंट भी रखना होगा। दोनों चीजों के साथ एलियट लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा उस एसे को पढ़ने से पहले एलियट के बारे में भी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे एसे की तरफ आते हैं। जैसे हमने यहां जिक्र किया है, एलियट 26 सितंबर 1888 को पैदा होके 4 जनवरी 1965, ये डेट आमतौर पे परीक्षाओं में कम पूछी जाती है।
कि कब पैदा होना और कब उसकी डेथ होना, उसने काम क्या किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलियट की जिंदगी को अपन 3 फेज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। पहले फेज में अपन को पता चल रहा है एलियट का जो नेटिव प्लेस था वो सेंट लुइस मिजूरी रिवर, मिजूरी टाउन, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए थे। फर्स्ट फेज में हम उनके यूनाइटेड स्टेट्स की लाइफ के बारे में देख रहे हैं। सेकेंड फेज में अपन बात करेंगे उनके एजुकेशन और उनके वर्क्स की, और लास्ट एट द एंड थर्ड फेज में उनका किस हिसाब से राइटिंग है वो डेवलप हुई, पुरानी चीजों से वो इतर कैसे जा रहे हैं, अपनी राइटिंग को ही कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उस पर देखेंगे। तो जैसे अपन ने कहा सेंट लुइस मिजूरी यूएस में पैदा हुए। ये जगह है, जैसे सब आप ये अमेरिका समझ सकते हैं, से ही बताया जा रहा है, मैं एग्जाम आने की कोशिश कर रहा हूं। यहां ये वाला हिस्सा नदर्न पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका है। ये वाला हिस्सा मिड है और ये वाला हिस्सा सदर्न अमेरिका है। अब यहां देखने की वाली बात है, एलियट हैं वो मिड वेस्ट हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां एलियट पैदा हुए थे, मिड वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, जिसे सेंट लुइस या मिजूरी नाम से जाना जा रहा है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, यहां एक दो इनकी जिंदगी के खास चीजें रही हैं, उस मैप से अपन वो तब समझेंगे जब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक चीजें अपने सामने आए। यहां पैदा हो रहे हैं। अब अपने पास दो चीजें और दूसरी दिख रही हैं, वो है ये यूनिटेरियन थे, एकात्मवाद में बिलीव करते थे, और बोस्टन ब्राह्मण कहा जाता था। ये वाली चीज समझने के लिए अपन वो मैप और वो सब बात कर रहे थे, वो क्या थी। देखिए, जब इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में रेफर्मेशन या प्रोटेस्टेंट कहें, प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया, मार्टिन लूथर नाम से रेनेसों के अंदर जर्मनी में एक फिगर हुए। वो जो कैथोलिक रिलीजन था उसमें बहुत खामियां ढूंढते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो सुधारने के बाद धर्म का एक नया पक्ष निकल के आया, उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो एलियट और ये सब की फैमिली प्रोटेस्टेंटिज्म में बिलीव करती थी, बट एट दैट टाइम प्रोटेस्टेंट्स वर प्रोसिक्यूटेड, प्रोटेस्टेंट को मारा जा रहा था, इंग्लैंड में सजा दी जा रही थी। तो उस सजा से बचने के लिए ये लोग कहां शिफ्ट होते हैं, मिड वेस्टर्न एरिया में सेटल होते हैं, और इस एरिया को न्यू इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, न्यू इंग्लैंड। यहां एलियट की फैमिली भी इंग्लैंड से आ रही है और ये मिड वेस्टर्न एरिया में ये लोग रह रहे हैं। अब यहां ये एलिटिस्ट लोग थे, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, ये जमींदार थे, एलिटिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे। तो ऐसे लोगों को क्या नाम दिया गया था, बोस्टन ब्राह्मण्स। अब ये ब्राह्मण शब्द है, ये अंग्रेजी का या अमेरिकन इंग्लिश का शब्द नहीं है, ना लैटिन से आया है। जब कॉलोनियलिज्म बढ़ा तब ब्रिटिशर्स यहां आए, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो ब्राह्मण क्लास है वो इंडियन वर्ण सिस्टम के अंदर जो वर्ण आश्रम है उसके अंदर उसे फर्स्ट कैटेगरी उनकी समझी जाती है, जिन्हें इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में माना जाता है। तो उसी इंटेलेक्चुअल वो एक टर्म बोरो हुआ ब्राह्मण का। तो एलियट को भी बोस्टन ब्राह्मण उनकी फैमिली को बोला जाता था। वो इंटेलेक्चुअल और एलिट क्लास को बिलोंग करते थे, यूनिटेरियन थे, एकात्मवाद में बिलीव करते थे। अब ये यूनिटेरियन क्या है इसे भी देख लेते हैं। यहां हमें जैसा पता है, एकात्म और अनेकात्मवाद अपन पढ़ते हैं हिंदी में भी। जो एंग्लिकन चर्च है वो ये मानता है, जो ब्रिटिश चर्च है, इंग्लैंड का चर्च है, एंग्लिकन चर्च, वो मानता है कि 3 तरह के पावर हैं, 3 तरह के खुदा है, उसमें बिलीव कर रहा है। पहला गॉड, दूसरा सन ऑफ गॉड, और तीसरा होली स्पिरिट।
इसे कहा जाता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी ये एंग्लिकन चर्च मानता है। यूनिटेरियन क्या बिलीव करते हैं कि होली स्पिरिट है और सन ऑफ गॉड है, ये सब पैगंबर हैं, ये ईश्वर के दूत हैं। एक चीज है, वो सिर्फ ईश्वर ही है, खुदा ही एक है। जैसे जो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट चलता है, वहां ये माना जाता है कि एक ही खुदा है, बाकी अलग अलग चीजें नहीं है। मगर यूनिटेरियन ये मानते थे कि कहीं ना कहीं भगवान एक है, उसे रैशनल तरीके से धर्म को देखो, बाकी कुछ नहीं है। धीरे धीरे एलियट इस यूनिटेरियन से हटते जाएंगे और एंग्लिकन चर्च की तरफ बढ़ते चले जाएंगे अपनी जिंदगी में। जब वो डिस्ट्रक्शन, कैओस, हिंसा, वायलेंस ये सब देखेंगे, तब वो यूनिटेरियन से एंग्लिकन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहां दो टर्म अपन ने समझे हैं। एलियट की फैमिली फर्स्ट फेज देख रहे हैं, सेंट लुई, मिड वेस्ट एरिया अमेरिका का, वहां यूनिटेरियन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और बोस्टन ब्राह्मण ने कहा गया। इसी वक्त लगभग जब एलियट 14 साल के थे तो ओरिएंट का पहला इन्फ्लुएंस इन्हें मिलता है। क्या इन्फ्लुएंस मिलता है? एलियट की सबसे खास बात यह थी, एलियट पढ़ लिख रहे थे 14 साल की उम्र में, तब ये उमर खयाम की रुबाइयों से शुरू कर रहे हैं। उमर खयाम रुबाइयात, इसका ट्रांसलेशन फिट्जरोल्ड ने किया था। मैंने जैसे कहा कि जब कॉलोनियलिज्म के अंदर लोग इधर उधर जा रहे थे तो वहां का लिटरेचर भी पढ़ रहे थे, तो एलियट ने क्या किया, उन रुबाइयों को, उन 4 लाइन का जो एक बहर में जो कविताएं लिखी गई थी, मीटर में लिखी गई थी, उनको पढ़ते हैं। तो पहला इन्फ्लुएंस था ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, एलियट जब वेस्टलैंड लिखेंगे तब भी वो ओरिएंट की तरफ बढ़ेंगे, तब भी वो एशियाटिक कल्चर, इसकी सबकी बात करेंगे। संस्कृत लिटरेचर के उनके रेफरेंसेस मिलेंगे वहां, जैसे लास्ट लाइन में शांति 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 की बात करते हैं वेस्टलैंड के अंदर। तो ये यहां से शुरुआत है कहीं ना कहीं, उमर खयाम की रुबाइयां पढ़ने के बाद। इसी उमर खयाम की हरिवंश राय बच्चन ने जो मधुशाला लिखी है, वो एज इट इज उमर खयाम की रुबाइयों का कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपन को इंस्पिरेशन दिखता है उनकी मधुशाला पोएम में भी। तो यहाँ एक तरह से अपन ये बात करें कि एलियट के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे थे, बचपन कैसा था, इन सब चीजों से ये खाका हमें एलियट की बचपन का मिल रहा। इसी फर्स्ट फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब एलियट आगे यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं। वो हार्वर्ड में जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और अपना जो एकेडमिक्स है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। 1906 से 9 के बीच का फेज है, वो उनका हार्वर्ड फेज माना जाता है। और इसी हार्वर्ड फेज में ये सबसे पहले इनको एक किताब इसके टच में आते हैं जिसका नाम था आर्थर सिमंस की द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। और टीएस एलियट यहां सिंबलिज्म को पढ़ते हैं। फ्रेंच राइटर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फ्रेंच थिंकर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम जूल लफाज का है, आर्थर रिम्बू का है, पॉल वर्ली का है। ये सिंबलिस्ट लोग थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे नए समाज में नए सिंबल्स की जरूरत है। तो यहां अपन देख रहे हैं एलियट के बचपने के फेज में उनके इन्फ्लुएंसेस कैसे कैसे हैं। ओरिएंट भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच मूवमेंट से इंस्पायर भी हो रहे हैं। एलियट एंड हिज पेरिस डेज, एलियट पेरिस में जाते हैं, वहां ट्रेवल करते हैं, वहां इन्हें हेनरी बर्गसन के आइडियाज मिलते हैं। जो हेनरी बर्गसन का दूरी का कंसेप्ट है, लिव्ड टाइम किसे कहा जाता है, आदमी अपनी चेतना का खुद का टाइम है, दूसरा टाइम कोई आउटर टाइम कुछ भी नहीं है। ये इस टाइम का जिक्र अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस और ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्निक से लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में, ये इस तरह की चीजें, इस कंसेप्ट से लिखी हुई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये शुरुआत में सीखने लिखने पढ़ने की एज में एलियट को अपन फर्स्ट फेज के अंदर देख रहे हैं। 1911 और 14 के बीच का इंडियन फिलॉसफी एंड संस्कृत, पाली और मेटाफिजिक्स के बारे में एलियट पढ़ रहे हैं। अपने ग्रेजुएशन डेज के अंदर एलियट के पास फिलॉसफी जो डिसिप्लिन है, फिलॉसफी को पढ़ते वक्त वो देख रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एक हाशिए पे खिसकता जा रहा है। अब उनके लिए जरूरी क्या है, उन्हें पढ़ना जरूरी है किस तरह की चीजें। 1911 से 14 के बीच में जब
दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो उन्हें ये लगता है मुझे शांति है, पीस है और सिविलाइजेशन है, वो कहाँ? संस्कृत लिटरेचर में मिल रहा है, पाली में मिल रहा है। मेटाफिजिक्स, इस फिजिकल दुनिया से बियॉन्ड जो दुनिया है उसको ढूंढने में, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए एलियट है इस तरह की चीजों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने पढ़ने के दिनों में। 1911 से 14 में हार्वर्ड में ये सब चीजें वो पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये एलियट के अपन फर्स्ट फेज की बात कर चुके हैं, जब वो ओरिएंट्स के टच में आ रहे हैं, जब वो संस्कृत लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से कोई समाज में जो वैक्यूम पैदा हुआ उसे भरने के लिए, समाज के अंदर जो खालीपन है, जो स्पेस है, वो उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं दूसरे लिटरेचर, सिविलाइजेशन को पढ़ के समझ के मैं समाज को इनलाइटन कर सकता हूं, तो उस तरह की चीजों में बढ़ रहे हैं। अब एलियट का सेकंड फेज, जो इंपॉर्टेंट फेज है उनकी राइटिंग के अकॉर्डिंग, उसको देख रहे हैं। 1914 में एलियट हैं, वो स्कॉलरशिप के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं। जब इंग्लैंड आते हैं, ऑक्सफोर्ड आते हैं, तो सबसे पहले एलियट मिलते हैं एजरा पाउंड से। ये भी यूएसए से थे और उस वक्त का बड़ा नाम था एजरा पाउंड। टीएस एलियट की द वेस्टलैंड को भी एडिट करने का, जो वेस्टलैंड की जो कॉपी थी वो डबल थी, जो लिखावट थी, जितने पेजेस, जितनी लाइंस अपन पढ़ते हैं उसे डबल ट्रिपल थी, उसको संवारने का, ढंग से कायदे में लाने का जो काम किया वो एजरा पाउंड ने किया था। तो एजरा पाउंड के टच में आते हैं। एजरा पाउंड के थ्रू ये और जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे और जो पोएट्स थे वहां उस वक्त के इंग्लैंड में, उनसे मिलते हैं। ये सेकंड फेज है एलियट का, और इसी सेकंड फेज में इनके इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं, जिसका पहला ही नाम है 1915 में वर्क आ रहा है, 1915 में, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ये एक अलग तरीके की कविता, एलियट इसे पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे। एजरा पाउंड ने उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को समझाया कि आपको ये पोएम इस समाज के हिसाब से लिखी हुई है, इसे पब्लिश करना चाहिए। इस पोएम में ऐसा क्या था? जितने भी लव सॉन्ग थे पहले अपन देख रहे हैं वो कैसे हुआ करते थे। उसमें या तो मीटर में कोई लाइन है, या राइम में लाइन है, या यूं कहें राइम नहीं है, सिर्फ मीटर है, ब्लैंक वर्स में। एलियट यहां क्या कर रहे हैं, और या फिर उन लव पोइम्स में क्या देखने को मिलता था? किसी के प्रेम का इजहार, दो लड़के और लड़कियां हैं वो आपस में इजहार कर रहे हैं, या किसी दूसरे बुजुर्ग के लिए कोई सिंपैथी दिखाई जा रही है, इस तरह का प्यार का जिक्र भी है। एलियट यहां नई तरह की कविताएं ला रहे हैं। यहां जैसे रेफरेंस देते हैं कि आज का एटमॉस्फेयर कैसा, ये लाइन आती है बड़ी खूबसूरत इस पोइम में, कि पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल, कि पेशेंट को इथराइज किया गया है, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं बेहोश किया हुआ पेशेंट है। इस तरह का समाज लग रहा है कि कोई बेहोश पेशेंट कोई टेबल पे लेटा हुआ है। इस तरह की बात एलियट इस पोएम में कर रहे हैं। जो प्रूफ्रोक है, जो लवर है, उसे बहुत बूढ़ा टाइप का दिखाया गया है, जो इनएक्टिव है, वो किसी को भी इंप्रेस करने के काबिल बचा हुआ नहीं है। तो ये प्रूफ्रोक के तरफ से उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह की ये लव पोएम लिखी थी एलियट ने। इसी वक्त में अपन को ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है वो देखने को मिल रहा है। एक और इनका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ऐसे हेमलेट इन हिज प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसी वक्त की बात है, ये एलियट के सेकंड फेज में इंग्लैंड या ऑक्सफोर्ड में जब वो आ रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो पहले अपन ने बात करी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। वहां क्या है, अलग नई तरह की लव कविताएं हैं, नई तरह की प्यार की कविता है। वहां पहले वाली जो प्रेम कविता है उनसे हटा जा रहा है, क्योंकि समाज वैसा बचा ही नहीं। अगला चीज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट लिख रहे हैं। इस पे अपन ऐसे पे आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद अपने पास दूसरा ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया एलियट देते हैं, और उस आइडिया का नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में एलियट क्या बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज एक्सप्रेस करनी है तो उस एक्सप्रेशन में आसपास की चीजों से भी आपको वैसा ही मेल दिखाना है जैसा आप बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हेमलेट से। हेमलेट के साथ ये समस्या बताते हैं। वो बताते क्या, जैसे फॉर एग्जांपल गर्ट्रूड का जिक्र आता है हेमलेट में, हेमलेट की मदर का, एंड शी हैड रिलेशन विद हेमलेट्स अंकल। उनका हेमलेट के अंकल के साथ रिलेशन था। तो जब हेमलेट गर्ट्रूड को काउंटर करते हैं तो बहुत सी
लाइसेंशियस बहुत सी फहस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मगर एलियट भी ये मानते हैं और अपन पढ़ते हैं तब भी ये देखते हैं ये चीज प्रूव नहीं हो पाई है कि उनका उनसे रिश्ता था या नहीं। तो एलियट कह रहे हैं जब प्रूव नहीं हो पा रही तो आप इस सीन को आपने ऐसा बना दिया है बहुत ज्यादा उदास और नीरस, जिसको दूसरी सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो हमें लिखना ऐसा है कि हमारे लिखने के साथ साथ जो अपन सीन दिखा रहे हैं आसपास की जो ऑडियंस है उसको ये भी लगे हाँ कि प्रूव होती हुई नजर आ रही है कोई चीज। जैसे इसको अपन एक लेमैन टर्म में या सिंपल एग्जाम्पल में ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है रोड के ऊपर और वहां 4 लोग खड़े थे। वो एक्सीडेंट उन्होंने देखा, एक्सीडेंट उन्हें लगा कि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा टच करके गाड़ी निकली है। उन्होंने अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस एक्सीडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है, वो चीज अपील नहीं करेगी ऑडियंस को। इस तरह से मानते हैं कि जो आप चीज बता रहे हैं वो कोरिलेट होनी चाहिए आपकी पोइट्री में। ऐसा हेमलेट की प्रॉब्लम्स में एलियट जिक्र करके जा रहे हैं, जो अपने सिलेबस में अभी कोई जरूरी चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कई बार ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री से कोई भी टर्म उठा के पूछ लिया जाए किसने दिया था, ये कौन से ऐसे से है, तो वहां एलियट भी ब्रिटिश हिस्ट्री में है, मॉडर्न एज में है, तब ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तब इनका जिक्र किया जा रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1922 में एलियट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिख रहे हैं जिसे कहा गया द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को एनाटॉमी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बताया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसा है, उसकी एनाटॉमी करी गई है इस पोएम में। इस पोएम में उसको डाइसेक्ट करके बताया गया कि हमारा सिविलाइजेशन इस तरह का है। मल्टीपल वॉइसेस हैं इसमें, और मेक इट न्यू का आइडिया जो एजरा पाउंड बात करते हैं कि हमें लिटरेचर को नया बनाना है। नया क्यों बनाना है, समाज ही नया है तो लिटरेचर भी नहीं होगी। वहां यही एजरा पाउंड फ्री वर्स लिब्रे की बात कर रहे हैं। फ्री वर्स में लिखने की कला भी मॉडर्न एज के अंदर पोइट्री के अंदर अपन को दिख रही है। अब ये फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स देखिए, कविताएं 2 तरीके से लिखी जाती हैं, या तो कविता में मीटर हो या कविता में राइम हो, यानी या तो कविता के अंदर तुक हो, राइम हो, तुकबंदी हो, राइम स्कीम हो, या उसमें बहर हो यानी मीटर हो। अगर ये दोनों ही नहीं है तो वो फ्री वर्स के हिसाब से लिखी जा रही है। एलियट वेस्टलैंड में ये कोशिश कर रहे हैं इसी हिसाब से लिखने की। मल्टीपल वॉइसेस क्यों है? मल्टीपल वॉइसेस इसलिए है, मैंने जैसे पहले कहा था, फ्रेगमेंटेशन मॉडर्न राइटर्स की एक टेक्निक है लिखने की। फ्रेगमेंटेशन क्यों है? अलग अलग टुकड़े उठाए गए हैं, फ्रेगमेंट्स उठाए गए। फ्रेगमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि समाज खुद बिखरा हुआ है और उस समाज को सुधारने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं उनके रेफरेंस, कुछ बुरी चीजें उनके रेफरेंस, ताकि उनको पता चले जो बुरा हुआ था उसके साथ कैसा है और जो अच्छा आप सीख सकते हैं। तो बहुत सारे एल्यूजन्स डाले जा रहे हैं, शेक्सपियर की चीजें ली जा रही हैं, संस्कृत लिटरेचर से चीजें ली जा रही हैं, फ्रेंच लिटरेचर से, इटालियन लिटरेचर से चीजें ली जा रही हैं। तो मल्टीपल वॉइसेस हैं इस कविता में, ताकि समाज को इंप्रूव जो सोशल सिनेरियो है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये वेस्टलैंड 1922 के आसपास दिख रही है। 1925 में एक और इंपॉर्टेंट पोएम आ रही है एलियट की, द होलो मैन। ये होलो मैन पोस्ट वॉर का एको है वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड जो पोएम है, अब इसके अंदर जैसे अपन देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ क्या, वेस्टलैंड बता के चली गई है। उसी के साथ में और ज्यादा ट्रेजिक कंडीशन है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस पोएम में, जिसे होलो मैन, यानी कि होलो यानी छिछला, हल्का आदमी, जिसके अंदर कोई भी मोरालिटी एथिक्स बचा ही नहीं है, उस तरीके से चीजों को दिखाया गया है। एक खोखला आदमी, उस पर बात करी गई है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि द वर्ल्ड विल नॉट एंड विद ए बैंग बट ए विम्पर। दुनिया है वो बहुत एक बैंग, एक मजबूत किसी ठोस चीज के प्रहार जैसे खत्म नहीं होगी, एक हल्के से हवा के बुलबुले की तरह खत्म होगी। इस तरह की बात इस होलो मैन में टीएस एलियट कर रहे हैं। अब एलियट का थर्ड फेज है। अब थर्ड फेज एलियट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म के बहुत ज्यादा नजदीक जा रहे हैं,
फेथ को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में खत्म हो चुकी है, उन्हें देखने को ही नहीं मिल रही। इनका कन्वर्जन होता है टू एंग्लिकनिज्म, यानी कि एंग्लिकन चर्च, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने बात करी थी पहले यूनिटेरियन चर्च और यूनिटेरियन एस्पेक्ट और एंग्लिकन। एंग्लिकन है वो क्या मानता था, अपन ने देखा था, अनेकात्मकवाद में बिलीव करता, खुदा है वो अनेक है। पहले एलियट यूनिटेरियन थे, क्या मानते थे, खुदा एक है, क्योंकि वो रैशनल थे, पढ़े लिखे हिसाब से चीजों को देख रहे थे। अब समाज जब खत्म हो चुका है, तब वो क्या सोच रहे हैं, अलग अलग खुदा, अलग अलग चीजों में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म, धर्म, या सब चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कन्वर्जन के वक्त इनकी एक पोएम आती है, ऐश वेंसडे। ऐश वेंसडे क्या है, ये जो फास्ट वेंसडे से क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर फास्ट व्रत शुरू करने की प्रथा है, तो उसी व्रत के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में धर्म कितना जरूरी है, उस एस्पेक्ट पे ऐश वेंसडे, ऐश यानी राख, और ऐश वेंसडे के ऊपर उस कविता में धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। जब इनका कन्वर्जन हो चुका है 1927 में, एलियट है वो एंग्लिकन चर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो 1927 के आसपास ये पोएम आ रही है, ये धर्म की बात कर रही है। मर्डर इन कैथेड्रल नाम से वापस इसी रिलीजियस चीजों को दिखाने के लिए, मर्डर इन कैथेड्रल, कैथेड्रल एक होली प्लेस, उसके अंदर किसी का मर्डर हुआ है। एक बेकेट है, एक धार्मिक इंसान है, थॉमस बेकेट, उनके मर्डर के ऊपर एक प्ले लिखा गया है, और ये वर्स ड्रामा है। यहां भी एलियट कुछ नया कर रहे हैं। पहले ड्रामा है, वर्स में नहीं लिखे जा रहे थे, प्रोज में है। यहां एलियट ड्रामा को भी वर्स, यानी पोइट्री को तो फ्री वर्स कर दिया है, ड्रामा को वर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ड्रामा के अंदर मीटर राइम है, पोइट्री के अंदर नहीं है। तो क्योंकि समाज में चीजें बदल रही थी, तो एलियट भी साथ साथ कुछ चीजों को बदलाव दिखा रहे हैं। वो इस वर्स के थ्रू समाज में कुछ ना कुछ तरतीबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मर्डर इन कैथेड्रल में रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों को जक्सटपोज किया गया है, और एक वक्त पे लगता है रिलीजन उस पॉलिटिक्स की वजह से खत्म हो रहा है। ऐसा इस मर्डर इन कैथेड्रल में बताया गया, जो 1935 में आ रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एलियट का, हमने एलियट के वर्क तो ऐसे बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बाय चांस एलियट से, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री का पार्ट है। तो 4 क्वार्टर जैसे किसने लिखा, तो 4 क्वार्टर्स हैं वो एलियट ने लिखा है। और इसमें हमें श्री कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस 4 क्वार्टर्स में 4 पोएम्स हैं। पहली का नाम है बर्न नॉटन, सेकंड वन इज ईस्ट कॉकर, थर्ड वन इज ड्राई सैल्वेजेस, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड लिटिल गिडिंग। इन पोएम्स में खास बात क्या है, जैसे हमें पता है श्री कृष्ण का चक्र जैसे घूमता है, एलियट भी इस 4 क्वार्टर्स में टाइम पे बात करते हैं। टाइम का एलियट की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रही है। जब से इन्होंने हेनरी बर्गसन को पढ़ा, उनके द्यूरी के कॉन्सेप्ट को, तब से टाइम के पीछे कहीं ना कहीं उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडर्न एज में टाइम था भी ऐसा ही, क्लॉक टाइम का तो कोई इंपॉर्टेंस बचा ही नहीं। जब दुनिया ही खत्म हो रही है, तो घड़ी के टाइम की कहां, इंसान का अंदर का टाइम है, उसका जो मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम ये कह रहे हैं कि टाइम लीनियर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि संडे है उसके बाद मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, वेंसडे आएगा, 1990 है उसके बाद 2000 आएगा। ये लीनियर टाइम के कॉन्सेप्ट को खत्म मानते हैं। टाइम ये कहते हैं एलियट, पास्ट है, आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास फ्यूचर है, ये एक ही है। आपने जो कुछ पास्ट में किया है वो आपका प्रेजेंट इफेक्ट करेगा, आपने जो कुछ प्रेजेंट में किया है वो आपका फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। दुनिया के साथ यही तो हो रहा था। क्या था, जब रिलीजन के खिलाफ डाउट पैदा हुई, साइंस आया, साइंस है वहां पैसा है, पैसा है, वर्ल्ड वॉर आ रहा है, वर्ल्ड वॉर के वक्त ग्रेट डिप्रेशन है, पैसे की कमी है, उसके बाद हिटलर आ रहा है, हिटलर के आने के बाद वापस वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वक्त कैसा है, एक वक्त जो काम हुआ वो आपने जो कुछ पीछे किया है वो पलट के आपसे जवाब मांगेगा। ये कृष्णा की फिलॉसफी, जो चक्र का इंडियन फिलॉसफी में आइडिया है, उस पे यहां बात करी गई है। और यहां एलियट कहते हैं जो बीच का सेंटर है वो स्टेबल है।
हम लोगों को कहीं ना कहीं बीच के सेंटर, इस स्टेबिलिटी को, जब लॉर्ड कृष्णा का जो चक्र घूमता है, बीच का सेंटर उनकी उंगली है और यहाँ ये कहीं ना कहीं सेंटर है, यहाँ पीस है। लोगों को इस पीस तक पहुंचना है, इसे ढूंढने की जरूरत है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है दिख रहा पोएम में, मगर अपन जब इनका वर्ड व्यू एडिशन वगैरह इन पोएम का पढ़ते हैं तो लॉर्ड कृष्णा की जो ईस्टर्न फिलोसफीज या ओरिएंट की फिलोसफीज हैं, अपने एशियाटिक रिलीजन की जो फिलोसफी है, वो इन चारों पोएम्स में देखने को मिल रही है। तो पहला अपन ने पढ़ा बर्न नॉर्टन ईस्ट कॉकर नाम से एक और पोएम है, उसमें एलियट कहते हैं इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, मैं कुछ ऐसा शुरू करूं उसमें ही मेरा खात्मा है। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 है, उसी की वजह से खात्मा है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ रहे हैं। ये 4 क्वार्टर्स का जिक्र था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एलियट की पोइट्री और क्रिटिसिज्म के, 2-3 चीजें उस पर भी देख लेते हैं, फिर ऐसे की तरफ। एलियट की पोइट्री है वो कॉन्शियसनेस की पोइट्री है, इमोशन की पोइट्री नहीं है। एलियट रोमांटिक जो एटीट्यूड था पोएट्स का, उसके सख्त खिलाफ थे। एलियट मानते थे कि पोइट्री ओवरफ्लो ऑफ इमोशन नहीं, जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा था, कविता है वो कॉन्शियस, हमारे चेतना की। कैसे? इस दुनिया में कॉन्शियस क्या है? हमारी चेतना है, उसके अंदर हेजिटेशन भी है, झिझक है। इस दुनिया में इंसान पैरालाइज्ड भी है, इंसान का डिवीजन भी है कहीं ना कहीं। कैसे? वर्ल्ड वॉर है, बाकी सब चीजें हैं, इस वजह से लोगों में हेजिटेशन है, इस वजह से लोगों पैरालाइज्ड है, उनकी कॉन्शियस है वो छूटती जा रही है। तो भाव है, इमोशन है, वो तो खत्म है एक तरह से। हमारी चेतना के साथ कैसा है अभी हम सोच ही नहीं। भाव तो तब आएंगे जब इंसान एक तरह से मेंटली स्ट्रांग है। उस एज में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, बचा ही नहीं था वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो ये कॉन्शियस की पोइट्री पे बात कर रहे हैं। इनकी पोइट्री में पॉलीग्लॉट बहुत है। पॉलीग्लॉट क्या है? मल्टीपल लैंग्वेजेस के रेफरेंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस के रेफरेंस। मल्टीपल लैंग्वेज के रेफरेंस कैसे? जैसे टीएस एलियट वेस्टलैंड के अंदर शांति 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 का जिक्र कर रहे हैं। अब ये वर्ड वहां का नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, ना लैटिन का है, ये तो अपने संस्कृत का वर्ड है। तो यहां से बहुत सारी लैंग्वेजेस के का भी इसमें एल्यूजन्स है, रेफरेंसेस मिल रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन, जैसे इसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं कि कल्चर जब कोलैप्स हो चुका तो लैंग्वेज है, भाषा भी कोलैप्स हो चुकी है, विचार भी कोलैप्स हो चुके हैं। तो वो कोलैप्स्ड विचार हैं, टूटे बिखरे बिखरे बेख्याली से कहीं से भी जैसे जो कोई विचार आ रहे हैं, उन सब का समावेश है वो फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इन टेक्निक में एलियट के यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हर चीज अपन एक एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इन सबको बात नहीं करें क्योंकि अपना मुद्दा अलग है आज पढ़ने का। अपन उनके रेफरेंसेस को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। मिथ एज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, समाज की जो मिथ है, जो पुराने कल्चर के अंदर जो मिथ बनाई गई थी लोगों को, समाज को एक जोड़ने के लिए, उनका रेफरेंसेस भी बार बार एलियट की कविताओं में आता है। अब टीएस एलियट के बारे में देखते हैं कि उनकी क्रिटिसिज्म कैसी, क्योंकि पढ़ना तो अपन को अब उनका क्रिटिसिज्म ही है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को पढ़ना है। तो क्रिटिसिज्म के ऊपर अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए अपन को 2 तरह की क्रिटिसिज्म देखने को मेजरली अपन देखें तो, जैसे अपन क्रिटिसिज्म में देखते हैं तो एक तो थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म है, थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म। दूसरा है अप्लाइड क्रिटिसिज्म। अप्लाइड क्रिटिसिज्म एक अपन देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। एलियट है हमें इस फर्स्ट वाली में और इस थर्ड वाली में, इनकी जो क्रिटिकल अप्रोच है वो इन 2 तरह की क्रिटिसिज्म से मिलकर देखने को मिल रही है। पहली है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरी है थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म। थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म क्या होती है? ऐसा आलोचनात्मक पक्ष किसी साहित्य के बारे में जो ये बताए कि साहित्य को कैसा होना चाहिए, लिटरेचर कैसी होनी चाहिए। एलियट ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में बात करते नजर आ रहे हैं, तो ये बात ठीक है। अप्लाइड क्रिटिसिज्म क्या है? जहां किसी एक टेक्स्ट को, एक राइटर को पकड़ा जाए और उसी पे बात करी जाए,
उसी के बारे में, उसी की चीजों को, उसके उसमें एस्थेटिक वैल्यू क्या है, उसमें ग्रामर क्या है, एक ही कविता पे फोकस किया जाए तो उसे अप्लाइड क्रिटिसिज्म बोलते हैं। जो भी थियरी पढ़ी उसको यहां अप्लाई करने वाली क्रिटिसिज्म। तो टीएस एलियट अप्लाइड की तरफ ज्यादा नहीं है, पहला हमने पढ़ा थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म की तरफ है। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है? ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ऐसी क्रिटिसिज्म जिसके अंदर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक सिंगल इंसान क्या सोच रहा है, ये गलत है। सब इंसान कैसे सोचें कि कल्चर अच्छा बन सके, सब इंसान कैसे सोचें साहित्य और समाज अच्छे बन सके, इस तरह की क्रिटिसिज्म एलियट के पास है, ऑब्जेक्टिव जिसे कहा गया है। यानी कि ये रोमांटिक जो अप्रोच है उसके अगेंस्ट है, वहां सब्जेक्टिविटी थी। रोमांटिक लिटरेचर में क्या था? रोमांटिक लिटरेचर में तो एक इंसान क्या सोच रहा है, उसके विचार क्या हैं, उसके इमोशन क्या है, उन्हीं पे बात थी। एलियट उन्हें साफ साफ नकार रहे इस बात को। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म अपन को एलियट में देखने को मिलेगी। अब जब उनका ऐसे को अपन एक एक करके एनालाइज करेंगे, जो उनकी ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट को पढ़ेंगे, ये चीज अपन को देखने को मिलेगी। एलियट ने अपने आप को कहा क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एलियट है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो क्लासिसिस्ट है, वो लिटरेचर में, लिटरेचर को कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशन क्लासिकल वैल्यूज हैं उनके ऊपर तोलने को मानते हैं कि वही अच्छा लिटरेचर है। समाज कैसा होना चाहिए? रॉयलिस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक समाज इंडिविजुअल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल वो मान रहे हैं कि इंडिविजुअल तो अब खुद ही शेप में नहीं है, वो तो अपने कॉन्शियस को ही खो चुका है। अब कोई ऐसा कल्चर चाहिए जिसमें सब लोग मिलके मेहनत करके एक अथॉरिटी ऐसी हो जो कल्चर को बनाए और उस अथॉरिटी की बात माने लोग। तो रॉयलिस्ट क्या होते हैं? जैसे एक कोई ऐसा शासक जो मजबूत हो, वो काम चलाए। डेमोक्रेसी में क्या है? बार बार सरकारें बदलें, चुनाव हो, सब चीजें हो, तो वो ऐसा नहीं मान रहे हैं कि हर बार चीजें बदलती रहें। समाज को बनाना है, एक सही ढंग से चलाना है, लाना है कायदे में वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्हें इस तरह का पेश आना ही पड़ेगा। एंग्लो कैथोलिक है, मतलब रिलीजन, कट्टर रिलीजन क्या मानता है कि कल्चर को बनाने के लिए धर्म की बहुत जरूरत है। और हमारे ट्रेडिशनल जो रिलीजन क्या है? कैथोलिक रिलीजन था। कैथोलिक में कुछ एक चीजें, इंग्लिश चर्च है जो इंग्लैंड और जो रोमन चर्च था, उन दोनों का समावेश होगा तो कल्चर उस धर्म से बेहतर बनेगा। तो धर्म को भी मान रहे हैं, रॉयलिस्ट भी हैं, क्लासिसिस्ट ट्रेडिशन को भी मान रहे हैं, इन तीनों चीजों को मान रहे हैं। और इन्हीं तीनों चीजों से अपन को एक अब चीज देखने को मिल रही है, उनके ऐसे का जो नाम है TR, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इंडिविजुअल टैलेंट एलियट कहते हैं ट्रेडिशन भी जरूरी है और इंसान के खुद का टैलेंट भी जरूरी है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक पे ज्यादा फोकस होगा तो भी खतरा है, कल्चर को, सिविलाइजेशन को, लिटरेचर को, और सिर्फ इंडिविजुअल ही सब कुछ रहा तब भी कल्चर को, सिविलाइजेशन को खतरा है। हिटलर भी तो एक इंडिविजुअल ही था, उसने क्या पैदा कर दिया था। तो इन चीजों के ऊपर ही हमारा ऐसे टिका है। ये एलियट का बैकग्राउंड था, एलियट किस एज में है उसका जिक्र था। अब हम आगे ऐसे की बात करेंगे अगली क्लास में। एक क्लास में पूरा ऐसा रहेगा तो मेरे हिसाब से समझने में थोड़ी समस्या रह सकती है। तो अगली क्लास में अब एलियट के ऊपर आगे और चर्चा करते हैं। शुक्रिया।